हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई विद्या अचीवर्स। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। ओके, तो इसमें जो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सॉलिड होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। मैटर, we already know that matter can be classified into three states, that is solid, liquid and gas. Okay, matter can be classified into solid, liquid and gas. Okay, तो है ना, किसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं, किसको लिक्विड बोलते हैं, किसको गैस बोलते हैं। तो कोई भी मैटर जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ठीक है ना। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे। तो यहाँ पे है ना, एक फैक्टर होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, और एक होता है स्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड स्केपिंग टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन मीन्स दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन को हम लोग बोल रहे हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, और स्केपिंग टेंडेंसी मीन्स दो मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागना, है ना, उस टेंडेंसी को, उस एबिलिटी को बोलते हैं हम लोग स्केपिंग टेंडेंसी। तो है ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन है ना, इसको यदि हम लोग शॉर्ट में MA लिख देते हैं और स्केपिंग टेंडेंसी को ET लिख देते हैं। ठीक है, इफ यहाँ पे क्या बोलेंगे, म्यूचुअल अट्रैक्शन यदि बहुत ज़्यादा होगा स्केपिंग टेंडेंसी से, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सामने सामने होगा अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा स्केपिंग टेंडेंसी से, मतलब वो भाग नहीं पाएगा। स्केपिंग मतलब भागना है, भाग नहीं पाएगा। तो उस केस में जो ये स्टेट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट। ओके, यानी सॉलिड में क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, स्केपिंग टेंडेंसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर यदि हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन लगभग बराबर है या लगभग थोड़ा सा ज़्यादा है ना, स्केपिंग टेंडेंसी के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। मतलब अब भी मॉलिक्यूल्स भाग नहीं पाएगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन अब भी थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं लिक्विड में, पानी में, है ना, लिक्विड जो है वो कोई भी लिक्विड का पार्टिकल्स एक जगह, है ना, एक ही साथ अटैच होते हैं। ऐसा नहीं कि गैस में क्या होते हैं, गैस में स्केप करते हैं, उड़ते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, रैंडम मोशन होता है। तो अभी भी लिक्विड में अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसकी वजह से एक ही जगह पे है ना, स्केपिंग टेंडेंसी अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ऐसा हो जाए कि म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वो लेस देन हो जाए स्केपिंग टेंडेंसी से, मतलब स्केपिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा है, तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट और गैस। ठीक है, गैस फॉर्म। ओके, तो इसके बेसिस पे है ना, दो टाइप का टेंडेंसी है, एक है म्यूचुअल अट्रैक्शन, दूसरा है स्केपिंग टेंडेंसी। इसके बेसिस पे हम लोग मैटर को तीन पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली सॉलिड के बारे में पढ़ना है। गैस के बारे में हम लोग 11th में गैसियस स्टेट, है ना, उसमें पढ़ चुके हैं। लिक्विड के बारे में हम लोग फिजिक्स में डिटेल से पढ़ते हैं। सॉलिड के बारे में, सॉलिड चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो सॉलिड है क्या, सॉलिड का यदि हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगा। ओके, मैटर का तीन पार्ट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो हम लोग अभी देखे थे, है ना। सॉलिड में जो पार्टिकल्स है, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, बहुत ही सामने सामने होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए कांस्टेंट पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब क्या होते हैं, सामने सामने होते हैं। इसका जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होता है ना, स्केपिंग टेंडेंसी बहुत कम होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है। ओके, लिक्विड में थोड़ा सा कम होते हैं, गैस में बहुत ही कम होते हैं, स्केपिंग टेंडेंसी गैस में ज़्यादा होता है। तो हम लोग रीजन लिखना है, ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं किसमें, सॉलिड में। ओके, तो सॉलिड का डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ मैटर, इट इज द पार्ट ऑफ मैटर इन विच strong intermolecular
force of attraction acting between constituent particles. Constituent particles means ये क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। ये मैटर का पार्ट है। सॉलिड क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ मैटर इन विच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होता है, इसके वजह से, है ना, कंस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से सॉलिड जो है बहुत ही, कंस्टेंट पार्टिकल जो बहुत ही सामने सामने होते हैं, ठीक है। ये सॉलिड का डेफिनेशन हो गया, ओके। सॉलिड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे पता चलेगा सॉलिड है, तो सॉलिड का क्या होते हैं, सॉलिड का जो है फिक्स वॉल्यूम होता है ना। जैसे ये सॉलिड है ना, जैसे ये मार्कर है, ये सॉलिड है, इसका मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका फिक्स शेप है ना, सिलेंड्रिकल शेप का है तो सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, मतलब कोई ना कोई फिक्स शेप होगा और कोई ना कोई मतलब हमेशा फिक्स वॉल्यूम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये रिजिड होगा, रिजिड मीन्स इसको हम लोग आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, है ना, ये रिजिड है, ठीक है। तो ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला है दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, क्लियर है ना, मास भी फिक्स होगा, वॉल्यूम भी फिक्स होगा और शेप भी फिक्स होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट, है ना, अभी देखे थे कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, बहुत ही, है ना, मॉलिक्यूल्स है ना बहुत सामने सामने होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो भी क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे, ठीक है। तीसरा जो है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, ये तो अभी देखे थे, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो फिक्स पोजीशन पे होते हैं, है ना, वो रैंडम मोशन नहीं करता, लाइक लिक्विड और गैस। लिक्विड में भी फ्लो होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। गैस में तो रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर गैस का पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड में क्या होते हैं, फिक्स्ड है, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, अपना मेन पोजीशन पे जो है ऑसिलेट कर सकते हैं, है ना। मान लो वाइब्रेशन हुआ तो ऑसिलेशन हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। वही लिखा देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स पोजीशन होगा एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, ओके। और दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ये बताए थे, ये इनकम्प्रेसिबल, इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ओके। ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक था सॉलिड का, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स का कितना सारा टाइप्स होता है, ठीक है। तो सॉलिड को जो है मेनली हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और दूसरा होता है एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड, दो टाइप का हम लोग पास सॉलिड है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलेंगे, है ना, इसको हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं और इसको ट्रू सॉलिड, ठीक है। इसको और एक नाम से जानते हैं स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, और इसी को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब बहुत ज़्यादा कूलिंग करने से ये लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड, है ना, दो टाइप का सॉलिड है ना। बेसिकली सॉलिड हम लोग के अराउंड में बहुत सारा सॉलिड्स है, मार्कर सॉलिड है, हम लोग घर में जो बेंच यूज करते हैं वो सॉलिड है, बहुत सारा चीज़, सब कुछ लगभग सॉलिड से, है ना, बना हुआ है, ठीक है। तो है ना, उसमें भी दो टाइप का सॉलिड हो सकता है, एक क्रिस्टलाइन और एक एमरफस। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमरफस सॉलिड क्या है, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, है ना, मतलब कोई भी सॉलिड है तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे कि एटम्स हो सकते हैं, जैसे ये जो मार्कर है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा, उसको हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, डिपेंड करता है किस टाइप का मैटर है, ठीक है। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड में, है ना, क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या होता है,
रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, किस तरह से? ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, घर में जो नमक यूज़ करते हैं हम लोग NaCl, है ना, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, NaCl। ठीक है, तो NaCl एक छोटा सा नमक लेंगे, इतना छोटा सा, तो उसमें बहुत सारा NaCl मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो होगा NaCl होगा, मतलब एक Na होगा एक Cl होगा, मतलब एक Na प्लस होगा एक Cl माइनस होगा। NaCl किससे बनता है? Na प्लस और Cl माइनस से। ठीक है, एक Na प्लस और एक Cl माइनस मिला होगा तब NaCl बना होगा। तो एक छोटा सा नमक लेंगे तो उसमें जो है किस तरीके से अरेंज होता है? Na प्लस, बहुत सारे छोटे छोटे Na प्लस और Cl माइनस हो सकते हैं, तो किस तरह अरेंज होता है? Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, इस तरह चलते रहेगा। यहाँ पे यदि Na प्लस है तो Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, इस तरीके से। फिर Cl माइनस हो तो यहाँ पे Na प्लस होगा, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, इस तरह अरेंज होता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि इसके बाद Cl माइनस के बाद, है ना, इस तरह ये 3 डायमेंशनली अरेंज होता है। 3 डायमेंशनल, यहाँ पे तो हम लोग बोर्ड में 2 डायमेंशनल दिखाए हैं। 3 डायमेंशन मीन्स ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तरफ भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग 3 डायमेंशन बोलते हैं। अभी तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तरफ ही दिखा रहे हैं हम लोग, तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं एक Na प्लस कितने Cl माइनस, इस Na प्लस के चारों कितना Cl माइनस है? 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कितना होता है? 6 होता है। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनली, 3 डायमेंशनली देखेंगे तो Na प्लस के इधर भी एक Cl माइनस होगा, Na प्लस के अंदर तरफ भी एक Cl माइनस होगा, तो टोटल एक Na प्लस 6 Cl माइनस से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, उसी तरीके से एक Cl माइनस कितने Na प्लस से घिरा हुआ है? 6 Na प्लस से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसी को हम लोग बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक आयंस कितने, एक एटम्स कितने दूसरे एटम से घिरा हुआ है, या एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से घिरा हुआ है, वही उसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो बाद में उसको देखेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ Na प्लस Cl माइनस इस तरीके से अरेंज है, रेगुलर अरेंजमेंट है। इसके बाद Cl माइनस के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है? Na प्लस आने वाला है। यहाँ Na प्लस कहते हैं, यहाँ पे क्या आने वाला है? Cl माइनस आने वाला है। मतलब हमको इसके बाद क्या आने वाला है वो हमको पता है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर अरेंजमेंट है ना। जब रेगुलर अरेंजमेंट होगा तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। यदि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमरफस सॉलिड। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा इस तरह का, है ना, तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली, है ना, मतलब एमरफस सॉलिड में क्या होगा? इसमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगा। इर्रेगुलर अरेंजमेंट किसका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ओके, तो इसका डेफिनेशन लिखना चाहें, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्या बोलेंगे? द सॉलिड इन विच देयर इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? द सॉलिड्स इन विच देयर इज इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे NaCl हो गया, है ना, जितना भी, है ना, इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोलने का तरीका क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलेंगे, एमरफस सॉलिड किसको बोलेंगे? तो सिंपल सा वर्ड है एक, है ना, जिसका है ना, ये है ना, ये इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं जिसका फॉर्मूला होगा, है ना, जिसका फॉर्मूला होगा वो सब क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। फिक्स फार्मूला हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, वैसा सॉलिड जिसका फार्मूला हो। ठीक, जैसा एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो NaCl हो गया, KCl हो गया। ठीक है, मान लो आयरन हो गया, आयरन मेटल हो गया। ठीक है, जितना भी मेटल है, ठीक है, कॉपर, जिंक, है ना, ये सब क्या है? सब एग्जांपल है किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, क्योंकि इसका सबका फॉर्मूला है ना, मतलब डेफिनेशन फॉर्मूला से नहीं बोलेंगे, बस समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं जिसका फॉर्मूला है ना, उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसका फॉर्मूला नहीं पता है या नहीं होता है जनरली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमरफस सॉलिड, है ना। जैसा कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, वुड, ठीक है, रबर, है ना, ग्लास। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है क्या कहलाता है? एमरफस सॉलिड कहलाता है। ठीक है ना। इन जनरल इसके सब कोई फार्मूला नहीं पता हम लोग को। ठीक है, प्लास्टिक ये सब जो है ना, पॉलीमर होता है। ठीक है, पॉलीमर जितना भी है, जितना भी पॉली वर्ड स्टार्ट होगा, है ना, वो सब जो है क्या होते हैं? एमरफस सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, पॉलीमर जितना भी है सबका सब क्या होते हैं? एमरफस सॉलिड होते हैं। पॉलीथीन, पॉलीयूरेथीन, जितना भी आएगा पॉली वर्ड से, सबका सब एमरफस सॉलिड होगा। और जिसका फॉर्मूला पता चल जाएगा या फॉर्मूला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि एग्जांपल H2O आइस ले सकते हैं हम लोग,
है ना, जो हम लोग आइस यूज़ करते हैं घर में, ठीक है, उसका फार्मूला भी H2 ही होगा, क्योंकि वो वाटर से ही है ना बना हुआ होता है, ठीक है। वाटर को हम लोग सॉलिडिफाई कर देंगे तो वो आइस बन जाएगा, उसका भी फार्मूला H2 होगा। जिसका फार्मूला है देयरफॉर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ठीक है। इन जनरल जिसका फार्मूला होता है वो सब रेगुलर अरेंज ही रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग याद रखने के लिए क्या बोल सकते हैं, जिसका फार्मूला है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जिसका फार्मूला नहीं पता है या नहीं होता है उसको हम लोग एमरफस सॉलिड बोलेंगे। सिर्फ पॉलीमर को ध्यान रखना है, पॉलीमर का हम लोग बड़ा बिग फार्मूला होता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग एमरफस सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। जितना भी पॉली वर्ड से स्टार्ट होगा सबका सब क्या होगा, एमरफस सॉलिड होगा, ठीक है। ओके, तो ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड एमरफस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस इधर लिख देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम लोग एमरफस सॉलिड, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट से ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग जो है बोर्ड और जेई दोनों कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है पहला। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड में, है ना। व्हेन देयर इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, अभी देखे थे, यदि कांस्टेंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इररेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एमरफस सॉलिड, ठीक है। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स बहुत दूर तक Na+Cl- जैसे चलते रहेगा, लॉन्ग रेंज है, मतलब इसके बाद भी क्या आने वाला है, बहुत लंबा सा रेंज चलता है, ठीक है। लेकिन एमरफस में क्या है, एमरफस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज मतलब क्या, Na+Cl- ये बहुत दूर तक चलते रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका दे गिव शार्प कट, शार्प कट मीन्स जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं नाइफ से तो वो शार्प स्मूथ कट देता है, ठीक है। लेकिन एमरफस सॉलिड को जब कट करते हैं तो वो स्मूथ कट नहीं देता है, रफ कट देता है, ओके। दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, है ना, एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है, और ये क्या होता है, आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। एनाइसोट्रोपिक क्या होता है अभी हम लोग सीखेंगे, है ना, समझेंगे डिटेल से। सिर्फ अभी जानना कि एनाइसोट्रोपिक होता है और ये क्या होता है, आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, ओके। ओके, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग जानते हैं कि जो H2 है आइस, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब लेते हैं ग्लास का लेते हैं, या सपोज कैंडल लेते हैं, है ना, मोमबत्ती जिसको बोलते हैं, ठीक है। जब उसको हम लोग वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब वो पिघलता है तो वो कोई फिक्स टेम्परेचर पर पिघलता नहीं है, मतलब वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट उसका नहीं होता है, मतलब सब जो है एक साथ पिघलेगा ऐसा जरूरी नहीं। कोई पिघल गया है तो कोई अभी बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आइस का बात करते हैं तो लगभग सब पार्ट जो है एक साथ पिघलना स्टार्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर सकता है, ठीक है। दे आर ट्रू सॉलिड्स, इसको हम जानते हैं, इसको ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है। इसको स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोला जाता है। सुपर कूल्ड जैसे ग्लास, कांच, है ना, ग्लास जो है, कांच जो है, वो उसको हम लोग कूल करके वो लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखे होगा कि जो डोर्स, है ना, डोर्स या फिर जो विंडो में जो लगाया हुआ ग्लास होते हैं वो बहुत दिन के बाद जो है नीचे तरफ थिकर मोटा हो जाता है, ऊपर तरफ पतला हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो है वो, है ना, फ्लो करता है। फ्लो करता है मतलब जैसा कि एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं, बस में जो बहुत पुराना यदि बस है ना, तो उसका जो विंडो सब में जो ग्लास लगा रहता है वो, है ना, खुलता नहीं अच्छे से, है ना, ग्लास वाला, क्योंकि बहुत नीचे तरफ जो है टाइट हो जाता है। टाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि नीचे तरफ मोटा हो जाता है, वो जो है फ्लो करता है, और फ्लो होते होते, है ना, इसका जो शेप है वो ऐसा हो जाता है। मतलब पहले यदि ऐसा था विंडो का थिकनेस इस तरह था, ठीक है। बाद में बहुत दिन के बाद क्या होता है कि फ्लो होते होते ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब इधर तो थिकर हो जाता है और इधर क्या होता है, थिनर। उसकी वजह से ये यदि मोटा हो गया नीचे वाला पार्ट तो वो खिसकता नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोला जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये
बहुत दिन बाद या बहुत स्लोली ही जो है वो क्या होता है, लिक्विड जैसा फ्लो होता है, ठीक है, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल है NaCl, KCl, ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का, एमोर्फस सॉलिड का ग्लास, प्लास्टिक, वुड, रबर, अभी बताए थे दोनों का। यदि याद रखने का तरीका यदि जानना है तो इसका फार्मूला होगा और इसका फार्मूला नहीं होगा, ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था दोनों में डिफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है। आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं और एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ से है ना, यदि हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ A है, कोई पार्टिकल A है तो यहाँ पे क्या होगा B, फिर क्या होगा A, फिर क्या होगा B, फिर क्या होगा A, फिर क्या होगा B, इस तरह अरेंज होता है, ठीक है। जैसे Na+Cl- वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ A है तो यहाँ B होगा, फिर A होगा, फिर यहाँ पे B होगा, फिर यहाँ पे A होगा, ऐसा B होगा, फिर A होगा। यहाँ पे B है तो यहाँ पे A होगा, फिर B होगा, फिर A होगा। इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे ये अरेंज किया हुआ है, ये A है, ये B है, A है, B है, A है, B है, A है, B है, इस तरह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये रेगुलर अरेंजमेंट है कांस्टेंट पार्टिकल्स का। ओके, अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से, ठीक है, इसका जो है नेचर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, यदि हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कैसा पार्टिकल्स नज़र आ रहा है, ए बी इस तरह का पार्टिकल्स का नेचर नज़र आ रहा है। लेकिन हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ए इस तरह का नेचर दिख रहा है, ठीक है। मतलब अब प्रॉपर्टी जो है, यदि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी इसका पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है ना, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो वो जो है अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग होगा। यदि इस डायरेक्शन में हम लोग बात करेंगे, इस डायरेक्शन में तो ए बी नेचर का है, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ए नेचर का है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, फ्लो ऑफ कंडक्ट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना फ्लो ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो यदि वो सिर्फ ए टाइप पे डिपेंड करेगा, मान लो थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि कंडक्टिविटी ए टाइप पे डिपेंड कर रहा है, तो ए टाइप में इधर जो है ए टाइप का क्या है, ए टाइप का पार्टिकल्स इधर बहुत ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन में कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ए बी भी बीच में आ जा रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कंडक्टिविटी उतना अच्छा नहीं होगा। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, जैसे कंडक्टिविटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा, ठीक है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक है ना आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो यदि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ठीक है, एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है। एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना, इन डिफरेंट, दो बार लिख लीजिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। यदि सेम हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में सेम हो जाएगा, तब उसको बोलते हैं हम लोग आइसो। आइसो मतलब ही समझना क्या है, सेम। आइसो मतलब समझना क्या है, सेम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा नेचर का होता है, याद रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनाइसोट्रॉपिक, हम लोग लिखे भी थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है। तो एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, तो द सब्सटेंस हुज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या है, द सब्सटेंस हुज फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। यदि सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल क्या है, जो भी एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है वो जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है सब एनाइसोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। यानी हम लोग इसका यदि एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जितना जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, मतलब जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो सब जो है एनाइसोट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक है। और आइसोट्रॉपिक में क्या हो जाएगा, जो एमोर्फस सॉलिड है उसका एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक समझ गए। ओके, तो हम लोग अब NCERT क्वेश्चंस करते हैं कुछ। जैसे बोला वाई आर सॉलिड्स रिजिड, है ना, सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, एक ही रीजन लिखना है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से सॉलिड जो है वो रिजिड नेचर का होता है। ओके, ये पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से कौन जो है एमरफस होगा और जो है कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। तो एमरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं। एमरफस सॉलिड फिर से एक बार याद करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा, पहचानने का तरीका क्या है, जिसका फॉर्मूला होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसका फॉर्मूला नहीं होगा वो क्या होगा, एमरफस सॉलिड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉली है ना, और देखे भी थे एमरफस में जो पॉली वर्ड आता था, पॉली है ना, जैसे ही पॉली आ गया तो क्या हो गया ये हो गया एमरफस, ठीक है। नेप्थलीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, हम लोग ये डबल बेंजीन को हम नेप्थलीन बोलते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड, ये फॉर्मूला पता है हम लोग का इसका, ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। टेफ्लॉन भी एक पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा तब, एमरफस सॉलिड, ठीक है। पोटासियम नाइट्रेट यानी KNO3, पोटासियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला पता है, यानी क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सेलोफेन भी क्या है, इसका फॉर्मूला तो नहीं पता, इसलिए हम लोग के एक मेम्ब्रेन होता है, सेलोफेन एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एमरफस सॉलिड। पॉलीविनाइल, पॉली वर्ड आ गया तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, एमरफस सॉलिड, ठीक है। फाइबर ग्लास का कोई फॉर्मूला नहीं है तो एमरफस सॉलिड। कॉपर का फॉर्मूला पता है Cu, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तब, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एमरफस क्रिस्टलाइन का डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, तो अभी बताए थे कि ग्लास हैज टेंडेंसी, है ना, ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड, है ना, ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड के जैसा ये फ्लो करता है। अभी बताए थे बस वाला एग्जांपल, जो फ्लो करते करते नीचे तक थिकर हो जाता है और ऊपर में थिनर रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या यहाँ बोला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, अभी देखे थे, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, सेम हो गया अलोंग ऑल डायरेक्शन, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में सेम जब होता था उसको बोलते थे आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है। सेम मतलब आइसो, ठीक है, आइसो में सेम, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो पूछा क्या, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, किस टाइप का सॉलिड होगा, तो आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कौन टाइप का सॉलिड होता था, एमरफस सॉलिड होता था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, एमरफस सॉलिड। ये जो आंसर होगा इसका, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एमरफस सॉलिड। ओके, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या एमरफस सॉलिड क्लीवेज में शार्प कर देता है क्या, किसको स्मूथ कर देता है क्या, तो बोलेंगे नो, है ना, ये जो है नहीं होगा आंसर, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो, है ना, शार्प कट या स्मूथ कट देता था। ओके, द नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमरफस सॉलिड इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, पहले इसको ट्राई करें फिर हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमरफस सॉलिड इज इनकरेक्ट, कौन सा जो है इनकरेक्ट है ना। दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, सही कि गलत, सही है ना। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ओवर ए रेंज मतलब बहुत ज़्यादा रेंज पे, कहीं भी फिक्स वैल्यू नहीं होता है इसका, अलग अलग वैल्यू हो सकता है। तो ये तो सही है कि हाँ ये जो है एमरफस सॉलिड जो है और रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, ये सही है। दे आर एनआइसोट्रॉपिक, ये एनआइसोट्रॉपिक है कि आइसोट्रॉपिक है, एनआइसोट्रॉपिक, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो यही आंसर हम लोग का होगा, ठीक है। आंसर हम लोग क्या होगा, बी, क्योंकि देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये भी सही है। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, कोई भी सॉलिड रिजिड और इनकम्प्रेसिबल है, चाहे एमरफस रहे चाहे क्रिस्टलाइन रहे, ये भी सही है। गलत ये था तो पूछा था इनकरेक्ट बताएं, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड changes abruptly from solid to liquid when heated, has no different melting point
है ना, अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री इजीली, हैज़ एन इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैज़ एन इरेगुलर, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना। अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री इजीली, आसानी से अपना ज्योमेट्री को डिफॉर्म कर देता है, ये भी बिल्कुल गलत है। हैज़ नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ये भी गलत है ना। चेंज एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड, यदि हीट करते हैं तो है ना सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग आइस का एग्जांपल लिए थे, उसको हीट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है? क्या पहला वाला होगा? हाँ बिल्कुल होगा, फॉर्मूला है, क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। CaCl बिल्कुल होगा। ओके, ग्लास नहीं होगा, ग्लास तो जो है एमोर्फस सॉलिड है। रोम्बिक सल्फर, सल्फर आ गया, फॉर्मूला है, इसका मतलब ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो कौन सा है ना, कौन सा जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है? तो आंसर सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, तो नेक्स्ट है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, है ना। अब जेईई में है ना इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलेंगे। ओके, यहाँ पे क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एमोर्फस सॉलिड्स, इसमें से कौन कौन जो है वो एमोर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप में 1 2 3 4 इस टाइप से लिखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कितना जो है यहाँ पे एमोर्फस सॉलिड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राई आइस। ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है ना, सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राई आइस, ठीक है। ओके, ये क्या होगा तब? ये तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है, ये भी क्रिस्टलाइन हो गया। ओके, ग्रेफाइट का फॉर्मूला होता है, ये भी क्या हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया है। ग्लास एमोर्फस सॉलिड हो गया, है ना। ओके, SiC इसका भी फॉर्मूला दिख रहा था, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। रबर, ये भी क्या है? एमोर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक, ये सब एग्जांपल लोग पहले कर चुके हैं, तो 3 यहाँ पे आया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3। ओके, तो आंसर 3 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आज यहीं पर रखते हैं। ओके, तो आपको पसंद आया तो ये लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू।